नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज राहुल गांधी की चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के दो बयानों की चर्चा करेंगे। पहला बयान, राहुल गांधी भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं, और दूसरा, राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी और संघ से ही नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट से भी है, मतलब भारत से भी है। तो क्या यह भारत के खिलाफ सीधे तौर पर जंग की शुरुआत राहुल गांधी ने कर दिया? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हर दिन की तरह मेरे साथ मौजूद रहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप राहुल गांधी को सुने। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. बीजेपी आरएसएस तो पंकज जी समझ आता है, लेकिन इंडियन स्टेट इटसेल्फ मतलब खुद भारत से हम लड़ेंगे, वो चीज समझ नहीं आती। मुझे भी हैरानी हुई कि बीजेपी आरएसएस से इनकी लड़ाई है, वो समझ में आती है, एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन एंड इंडियन स्टेट इटसेल्फ मतलब भारतीय गणराज्य से भी ये क्यों लड़ाई है इनकी। और फिर मैंने गहन मंथन किया कि ये लड़ाई आज से नहीं है। बहुत सारे लोग इन्हें साधारण आदमी समझते हैं, लेकिन ये साधारण आदमी नहीं है। इनकी प्लानिंग ही कुछ अलग लेवल की, क्या, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा तो मेरे खिलाफ केस हो सकता है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि आपकी लड़ाई प्रधानमंत्री से हो सकती है, आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, आपकी लड़ाई उसके आइडियोलॉजी से हो सकती है, आपकी लड़ाई आरएसएस से हो सकती है, लेकिन आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट से नहीं हो सकती। और इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात सेम यही भाषा नक्सली किया करते थे। उन्होंने वो भी यही कहते थे, सेम लैंग्वेज। किसी बड़े नक्सली नेता का पुराना बयान निकालिए कि आवर फाइट इज विथ बीजेपी, आरएसएस एंड इंडियन स्टेट इटसेल्फ। ये कहा करते थे नक्सली। वो तो जंगल में थे, आपने मारा, उनके खिलाफ फौज उतार दी। इनके खिलाफ क्या कीजिएगा? अर्बन नक्सल्स। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री जब खुलेआम अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में जब एक भाषण में कहते हैं कि इस बार हमारी लड़ाई अर्बन नक्सल से है और मैं उस इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दूंगा, तो प्रधानमंत्री बहुत दूर की खेल रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने कमर तोड़ दी है नक्सलियों की, वही बौखलाहट है क्या? नक्सलियों की कमर नहीं, अर्बन नक्सल्स की मैं कह रहा हूं। अर्बन नक्सल्स कौन? अर्बन नक्सल्स हर्ष मांदर जैसे लोग। मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि उन्होंने जाके नक्सलियों के आइडियोलॉजी, देखिए, बंदूक भले ही उन गरीब आदिवासियों के हाथ में है या फिर गरीब दलितों के हाथ में है, लेकिन बंदूक पकड़ाने वाले कौन हैं? उनके हाथों में। किन्होंने कहा कि तुम्हें इस देश में न्याय नहीं मिल सकता, इस देश की न्याय व्यवस्था से न्याय नहीं मिल सकता, इस देश के समाज से न्याय नहीं मिल सकता। तुम्हें अगर न्याय पाना हो तो एक ही तरीका है कि तुम उठाओ बंदूक और खाकी और खादी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो। ये किसने बताया उन्हें? और ये भाषा जो मैं बोल रहा हूं, ये पता कीजिए कि किसने कहा था। अर्बन नक्सल्स मतलब भीमा कोरेगांव, पता कीजिए कि वहां किसने किसने भाषण दिया था। कौन है ये सुधा मूर्ति? कौन है हर्ष मंदर? और अगर आप जो दिल्ली के हैं ना, योगेंद्र यादव का नाम सुने हैं ना, कि मैंने पीछ तो तैयार कर दी थी, आजकल वो फर्जी किसान आंदोलन में कह रहा था कि अखिलेश यादव उसका फायदा नहीं उठा सके तो मेरी गलती थोड़ी है, कि हमने तो सारा वातावरण तैयार कर दिया था। पता कीजिए कि तीस्ता सीतलवाड़ क्या कर रही थी गुजरात दंगों के बाद, कितनी नफरत भर रही थी लोगों के मन में। पता कीजिए कि नर्मदा बांध के नाम पे मेधा पाटकर क्या कर रही थी, कहां से पैसे मिल रहे थे। और वो कह रही थी कि जैसे ही नर्मदा बांध बनकर तैयार हो जाएगा, इलाके के लोग डूब जाएंगे, गुजरात बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं, आज बन भी गया और कच्छ का जो रेगिस्तान था वो सिंचित भी हो गया। आज वो ग्राउंडनट प्रोडक्शन में नंबर 1 है। बताइए कि वो क्यों झूठ बोल रही थी।
मैं राज्य दर राज्य बता सकता हूं कि वहां कौन है इस तरह का आदमी जो कि सिस्टम के खिलाफ आम लोगों को भड़का रहा है। और कहां से वो फंड प्राप्त कर रहा है, कहां से पैसे प्राप्त कर रहा है। और मैं गंभीर बात बता रहा हूं, सोनिया गांधी ने जो सलाहकार मंडल बनाया था मनमोहन सिंह की कैबिनेट के ऊपर, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज था। भारतीय संविधान ने एक व्यवस्था दी है कि प्रधानमंत्री रहेगा, उसका एक कैबिनेट रहेगा। यहां पे एक सुपर प्रधानमंत्री था, उसका एक सलाहकार मंडल था जो कैबिनेट के डिसीजंस को पलट देता था। और कौन कौन थे? अरुणा राय, हर्ष मांदर, तीस्ता सितलवाड़, मेधा पाटकर, साउथ का पूरा आप लिस्ट निकाल कर देख लिया कि आज उनका क्या कर्म था और क्या कर रहे थे। ये एनजीओ चलाने वाले लोग, विदेश से फंड प्राप्त करने वाले लोग उस वक्त भारत की सरकार पे हावी थे। और मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, नटवर सिंह इस देश के विदेश मंत्री, कांग्रेसी नेता, उन्होंने साफ साफ कहा था कि यूपीए सरकार सीआईए के इशारे पर चल रही है। विदेश मंत्री झूठ क्यों बोलेगा? प्रणब मुखर्जी उसी कैबिनेट मंत्रिमंडल में फाइनेंस भी उन्होंने संभाला और बाद में विदेश मंत्रालय भी संभाला। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सीआईए और विदेशी एजेंट सरकार में अंदर मौजूद थे। किसके बारे में वो बता रहे थे? नटवर सिंह झूठ बोल रहे थे, प्रणब मुखर्जी झूठ बोल रहे थे। नहीं, काम क्या करते थे सीआईए के एजेंट्स? पता कीजिए क्या काम करते थे। भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब भी मोंटेक सिंह अहलूवालिया को इन्होंने विलेन बना के रखा था, प्लानिंग कमीशन के जो उस वक्त अध्यक्ष थे, और मनमोहन सिंह के पीक किए हुए लोग थे। आज मोंटेक सिंह अहलूवालिया का कोई पत्रकार जाए, इंटरव्यू करे कि उस वक्त क्या चल रहा था, कैसे उनकी बेइज्जती हुई थी, क्या हुआ था, सारी कहानी खुल के आएगी। प्लानिंग कमीशन का काम क्या है? प्लान तैयार करना देश के विकास के लिए। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। तमिलनाडु में कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, वो रशिया के सहयोग से बन रहा था। अमेरिका को पसंद नहीं था कि भारत रशिया के सहयोग से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए और उससे बिजली का उत्पादन हो। उसने क्या किया कि अपने यहां के एक एनजीओ ग्रीन पीस को उस काम में लगाया। ग्रीन पीस ने एक के उदय कुमार हैं, उनको पैसे दिए। उन्होंने वहां के लोगों को इकट्ठा किया उन पैसों की बदौलत और कहा कि आंदोलन करें, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा इससे रेडिएशन निकलेगा और सारे के सारे लोग हिरोशिमा नागासाकी की तरह हो जाएंगे। और भड़काया और आंदोलन चला, गोलियां चली वहां पे। मोदी सरकार आई, जबरदस्ती न्यूक्लियर पावर, वो पहले तो फंड बंद किया, ग्रीन पीस को बाहर किया, ग्रीन पीस फाउंडेशन को बाहर निकलो मेरे देश से, क्या कर रहे हो यहां पे। निकला, आंदोलन खत्म हुआ, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना, बिजली भी दे रहा और एक आदमी को कोई रेडिएशन नहीं हुआ। कौन था वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हॉल्ट करने वाला? ठीक है। कौन था इस देश में सबसे ऊंचा बांध नर्मदा नदी पे जो बांध बन रहा था उसको हॉल्ट करने वाला? इस देश में कोई भी विकास का बड़ा काम होता था, पता कीजिए कि उस वक्त कौन आंदोलन के लिए खड़ा हो जाता था और कहां से पैसे प्राप्त करता था। ठीक है। और मौजूदा सलाहकार मंडल में कि नहीं? मौजूदा वक्त की बात करें राहुल गांधी की, दैट वाज ए वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। राहुल गांधी का। और वही लैंग्वेज आज मैं नहीं बताऊं, मैं क्यों बोलूं कि सोनिया गांधी का था। सोनिया गांधी ने सलाहकार मंडल किस नाते बनाया था? क्यों बनाया था और क्यों वो कैबिनेट के डिसीजंस को पलट देती थी? और तो और यही राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण है। उसके कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया और वो प्रधानमंत्री अमेरिका गया, अगले दिन ओबामा से उसकी मुलाकात होनी है। वो भारत को प्रतिनिधित्व कर रहा है, इतने बड़े देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने वाला है, कल सुबह मुलाकात है। आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आदमी उसका पूरा फाड़ के फेंक देता है और बुलशिट बोलता है कैबिनेट द्वारा पास किए हुए डिसीजन को। वो जो अध्यादेश था, किस हैसियत से, क्या थे ये? इस जंग को स्वीकार करेंगे मौजूदा प्रधानमंत्री? आई डोंट नो, लेकिन जो बात दिल में थी वह जुबान पे आई है कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में। आप बीजेपी से लड़ो, आरएसएस से लड़ो, तमाम आइडियोलॉजी से लड़ो, लेकिन यू कांट वेज ए वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते और किसी दूसरे देश में होते तो अब तक आप जेल की सलाखों के पीछे होते। वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत अब तक सलाखों के पीछे होते। मोहन भागवत ने राजद्रोह का काम किया। क्या किया? मोहन भागवत
क्या बयान है? आप मोहन भागवत की आलोचना करो ना, आप आरएसएस की आलोचना करो, बीजेपी की आलोचना करो, बट आप कहो कि वी हैव टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भारतीय गणराज्य के खिलाफ जंग का ऐलान ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और खास करके एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बैठा हुआ है और जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आज तो टी शर्ट भी नहीं थे, आज तो कुर्ते पजामे में थे राहुल गांधी। बोला होगा वियतनाम में किसी ने। और मैं बता रहा हूं, इस देश में नक्सली आतंकवाद क्यों फैला, कब फैला, किसने खाद पानी दिया? इस देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, इस देश के आजादी के बाद यह जहर बोया गया है, जिसकी फसल आज भी हम काट रहे हैं, भुगत रहे हैं। ठीक है। भाषा के नाम पे झगड़ा हुआ सबसे पहले, उसके बाद क्षेत्रवाद फैला, जातिवाद फैला। किसने किया यह काम? आजादी के पहले क्या इस तरह का क्षेत्रवाद था, जातिवाद था? बताइए, इस देश में धर्मवाद नहीं था। 1857 का युद्ध हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर लड़ा था। क्या हो गया? टू नेशन थ्योरी कैसे बना? किसने इस देश के हिंदू और मुसलमानों में इतना विभाजन पैदा कर दिया कि दो देश, दो टुकड़े हो गए? और आज भी कौन यूनियन ऑफ साउथ इंडिया की बात कर रहा है? कौन सिखों को, हमारे देश के, हम जो पंजाबी है ना, सिख जो है ना, जिन्होंने खालसा पंथ एक्सेप्ट किया है, हम उन्हें गर्व से अपना सरदार बोलते हैं। सरदार है वो, हिंदू धर्म के रक्षक। उन्हें किसने बताया कि तुम इनके दुश्मन हो हिंदुओं के? किसने उनके मन में यह जहर भरा? किसने खालिस्तान आंदोलन को हवा पानी दिया? पता कर लीजिए, अगर इतिहास पढ़े तो भिंडरावाले को खड़ा करने वाली कौन थी, पता कीजिए। बिल्कुल, ये पुराना विवाद है और सभी इस बारे में जानते हैं भी। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में 1984 में क्यों ही करना पड़ा था। बाकी राहुल गांधी ने जवाब दिया मोहन भागवत के बयान का। नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार तो भिंडरावाले को मारने के लिए था। उससे पहले अकाली दल, वहां जो पार्टी थी, उसको डेमोरलाइज करने के लिए भिंडरावाले को खड़ा किया गया। जी, जिस तरह मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, CIA इज द बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। अल कायदा को CIA ने खड़ा किया, ISIS को CIA ने खड़ा किया। उसी तरह मैं बोलता हूं कि भारत के अंदर इस तरह के उग्रवादियों को खड़ा करने वाला संगठन कौन है, किसने खालिस्तान को खड़ा किया है, पता कर लीजिए। किसी भी विद्वान आदमी से पूछ लीजिए कि सिखों और हिंदुओं में विभाजन की बीज किसने डाली थी, किसने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया था जी। किसने क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, भाषावाद की नींव रखी इस देश में? पता कीजिए ना। तो मोहन भागवत के बयान अगेंस्ट इंडियन स्टेट, जी, मोहन भागवत के बयान का जवाब देते देते राहुल गांधी बौखला गए और राहुल गांधी ने यह बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा था कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई वो लंबे आक्रमण जो भारत पर रहा, लंबी जो गुलामी भारत ने झेली, वो एक असली आजादी थी। वो धार्मिक तौर पर उनका बयान था, खुद को लेकर बयान था। अगर उस बयान की आलोचना करनी थी तो मोहन भागवत को, संघ को, मोदी को, बीजेपी को कोसते ही हैं, उसी हिसाब से आलोचना उस बयान की कर सकते थे। लेकिन खुद भारत से उनकी लड़ाई है, खुद भारत से जंग का जो ऐलान राहुल गांधी ने किया है, अब देखना होगा कि क्या इस ऐलान को प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार करते हैं। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।